हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी डिस्कस कर लिया है और कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो जिन बच्चों ने क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट के थ्योरी का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से थ्योरी को समझ लेंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो हम लोग पहला डाउट क्लियर करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.4 जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए जरा देखते हैं कैसे बनेगा। यदि एक मात्रक सदिश का मतलब होता है इकाई सदिश। यदि एक मात्रक सदिश ए कैप वेक्टर ए कोई सदिश है और वो इकाई सदिश है तो इकाई सदिश को कैप से सूचित करते हैं। तो वेक्टर ए जो है वो एक इकाई सदिश है और ये वेक्टर ए आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 तथा के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान निकाले तथा ए कैप के घटक भी निकाले, ये हमारा सवाल है। अब आप ये बताइए कि आई कैप जो है वो क्या है। तो आई कैप एक इकाई सदिश है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, परिमाण 1 है और दिशा x अक्ष के लॉन्ग है। इसका मतलब कि आई कैप का दिशा x अक्ष की ओर। तो वेक्टर ए जो है वो आई कैप के साथ मतलब x अक्ष के साथ π/3 का कोण बनाता है। जे कैप का मतलब होता है y अक्ष, तो जे कैप के साथ y अक्ष के साथ π/4 तथा के कैप मतलब z अक्ष, तो z अक्ष के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान निकालें, ये सवाल हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे, माना वेक्टर a बराबर xi प्लस yj प्लस zk और ये इकाई सदिश है तो बेहतर होगा कि ए कैप से इसको डिनोट करें। तो अब आप ये बताइए कि इसका जो मॉड होगा, मॉड ए कैप, वो कितना होगा 1। तो मॉड का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आगे जहां कहीं भी x² प्लस y² प्लस 1 दिखाई देगा उसके जगह पर हम लोग 1 रख देंगे। अब आप ये बताइए कि ए कैप का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, ए कैप का डीसी डायरेक्शन कोसाइन, तो किसी भी सदिश का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। जहां अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अल्फा बीटा गामा उस सदिश का x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो उस हिसाब से ए कैप का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा कॉस, और अल्फा का काम कौन कर रहा है, यहाँ अल्फा जो है वो x अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है, तो x अक्ष के साथ π/3 का कोण बना रहा है, तो cos π/3, y अक्ष के साथ π/4, cos π/4 और z अक्ष के साथ न्यून कोण थीटा, तो cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि a कैप का dc बराबर cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और ये तो cos थीटा है। अब आप ये बताइए कि यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा π/4 प्लस cos स्क्वायर गामा, तो गामा का वैल्यू यहाँ थीटा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 1/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि न्यून कोण थीटा, मतलब थीटा जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो प्रथम पाद में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इस केस में cos थीटा का वैल्यू माइनस वाला यहाँ नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसको नोट करिए।
तो अब जो हमारा ए कैप है उस ए कैप का डायरेक्शन कोसाइन अब क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, तो इसलिए ए कैप का डीसी डायरेक्शन कोसाइन वो क्या, पहले वो एक्स का तो वो अल्फा कोण बना रहा था, तो ये था 1/2, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ वो π/3 बना रहा था कोण 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 था, y अक्ष के साथ 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू 1/2, और z अक्ष के साथ वो cos थीटा बना रहा था, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से ए कैप का डीसी निकल गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से ए कैप का डीसी क्या होता है, अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो उसका डीसी का फॉर्मूला होता है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर होता है z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। z बाई रूट अंडर z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए कैप का डीसी ये भी होता है। अब आप ये बताइए कि x बाई समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, y बाई 1 और z बाई 1, मतलब हो गया x वाई जेड। तो ए कैप का डीसी ये भी है और ए कैप का डीसी ये भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/√2 और z इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए का, इसमें दो सवाल था। एक सवाल तो ये था कि आप थीटा का वैल्यू निकालिए, तो थीटा का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3। यहाँ cos थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया था 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos किसका वैल्यू 1/2 होता है, π/3, मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा बराबर π/3 आ गया। तो एक सवाल इसमें यह था कि थीटा का वैल्यू निकालिए, तो थीटा का वैल्यू तो निकल गया π/3। दूसरा सवाल यह था कि ए कैप का घटक निकालें, तो अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो उसका घटक जो होता है वो xyz होता है, अदिश घटक, और सदिश घटक होता है xi yj और zk। तो घटक वो पूछ रहा है, मतलब वो अदिश घटक पूछ रहा है, तो वेक्टर ए का, ए कैप का घटक कौन हो जाएगा, xyz। तो x का वैल्यू है 1/2, 1/√2 और 1/2। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5, लेम्डा तथा म्यू का मान निकालें यदि ये एक सदिश है 2i प्लस 6j प्लस 27 के, और ये दूसरा सदिश है i प्लस लेम्डा j प्लस म्यू के। तो इस सदिश और इस सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर इन दोनों सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो उससे लेम्डा और म्यू का आप वैल्यू निकालिए। तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो i j के, यहाँ पर जो पहला सदिश है उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो पहला सदिश ये है तो इसका कोफिशिएंट 2 6 27। यहाँ फिर दूसरा वाला सदिश लिखते हैं तो इसका कोफिशिएंट है 1 लेम्डा म्यू, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करिए, i को जो कहते हैं छोड़ेंगे, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई होगा म्यू से, 6 म्यू, माइनस 27 मल्टीप्लाई होगा लेम्डा से, 27 लेम्डा, माइनस j, ये j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा म्यू से, 2 म्यू, माइनस 27 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 27, प्लस k, k जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा लेम्डा से, 2 लेम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27i माइनस j। अच्छा, इसको तो हो ही गया है। तो आप ये बताइए कि ये जो सदिश है ये सदिश किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये वेक्टर 0 के बराबर कब होगा, जब इसका i का कोफिशिएंट भी 0 हो,
जे का कोफिशिएंट भी 0 हो और के का कोफिशिएंट भी 0, तीनों 0 होगा तब न 0 इंटू आई 0 हो जाएगा, 0 इंटू जे 0 हो जाएगा और 0 इंटू के 0 होगा। तो ये सदिश 0 के बराबर कब होगा? जब इसका i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक तीनों 0 हो। तो अगर हम लोग i के गुणांक को 0 करते हैं तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब j के गुणांक को बराबर 0 के बराबर करिए तो j का गुणांक है 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो म्यू का वैल्यू 27/2, डायरेक्ट यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया, और k का गुणांक को 0 के बराबर करिए तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया और म्यू का वैल्यू 27/2 आ गया। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर आप इस समीकरण 1 में रखिएगा तो ये समीकरण संतुष्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू निकला है वो सही है। ये जांचने का तरीका है। अब एग्जाम में अगर ये सवाल रहेगा तो आपको तो आंसर नहीं पता है, लैम्डा का वैल्यू 3 निकल गया, म्यू का वैल्यू 27/2 निकल गया, आपका सही है या गलत है ये जांच करने के लिए आप ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में अगर रख दीजिएगा तो ये संतुष्ट कर देगा, मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा। अगर 0 बराबर 0 आ गया तो समझिए कि सही है, अगर नहीं आया तो समझिए कि गलत है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये संतुष्ट कर जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 6। यदि वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 0 और a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 तो सदिश a तथा b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 है और a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है। तो पूछ रहा है कि इससे इस दोनों जो समीकरण दिया हुआ है इसके सहायता से आप a और b के बारे में क्या कह सकते हैं कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जो कंडीशन है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? a डॉट b इज इक्वल टू 0 और a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए कि मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? ये क्या ऐसा हो जाए ताकि ये मॉड a मॉड b cos थीटा 0 हो? तो तीन केस हो सकता है। अगर मॉड a बराबर 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। मॉड a बराबर अगर 0 हो जाए और मॉड b और cos थीटा कुछ भी रहे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मॉड b बराबर 0 हो जाए और मॉड a और cos थीटा कुछ भी रहे तो इस केस में भी 0 हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि cos थीटा बराबर 0 हो जाए। cos थीटा बराबर 0 कब होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब जब दो सदिश जो है वो दूसरे के लंबवत हो जाएगा। मतलब ये तीन केस में 0 हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? मॉड a बराबर 0 या मॉड b बराबर 0 या थीटा बराबर π/2, cos 90 का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो तीनों में से कोई केस हो जाएगा तो यह समीकरण संतुष्ट कर जाएगा। पुनः एक कंडीशन और दिया हुआ है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ मॉड लगाइए। a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू 0 का मॉड ये भी 0 होगा। अब बताइए कि मॉड a क्रॉस b का वैल्यू क्या होता है? ये होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो अब ये मॉड a मॉड b साइन थीटा ये 0 के बराबर कब होगा? तो या तो उसी कंडीशन के हिसाब से इसको भी सोचेंगे कि या तो मॉड a बराबर 0 होगा या मॉड b बराबर 0 होगा या साइन थीटा 0 के बराबर कब होगा? तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों में से कोई केस में ये 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? मॉड a बराबर 0 मॉड b बराबर 0, मॉड a बराबर 0 या कर दे तो बेहतर होगा। मॉड a बराबर 0 या मॉड b बराबर 0 या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी हो सकता है या 180 डिग्री पाई। तो ये 0 तब होगा जब ये तीनों में से कोई कंडीशन हो जाएगा और ये 0 तब होगा जब ये तीनों में से कोई कंडीशन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, दोनों कंडीशन कब संतुष्ट होगा? तो इस कंडीशन और इस कंडीशन में कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन ये है कि मॉड a बराबर 0 यहाँ भी है, मॉड a बराबर 0 यहाँ भी है, मॉड b बराबर 0 यहाँ भी है, मॉड b बराबर 0 यहाँ भी है, लेकिन थीटा बराबर π/2 यहाँ है और यहाँ थीटा बराबर 0 या पाई है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में कॉमन है मॉड a बराबर 0 या मॉड b बराबर 0। तो ये दोनों कंडीशन तभी संतुष्ट होगा जब मॉड a बराबर 0 हो या मॉड b बराबर 0 हो। तो
दोनों शर्त तभी संतुष्ट होंगे जब मॉड ए बराबर 0 हो या मॉड बी बराबर 0 हो। तो यही कंडीशन हमारा हो जाएगा। सदिश ए और बी के बारे में हम यही कह सकते हैं कि या तो वेक्टर ए का मॉड 0 हो या वेक्टर बी का मॉड 0 हो। अगर वेक्टर ए का मॉड 0 होगा या वेक्टर बी का मॉड 0 होगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, तो क्या इसका विलोम सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या इसका विलोम जो है वो सत्य है। आप बताइए कि वो सत्य है या नहीं। और इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर सत्य है तो एक उदाहरण के द्वारा इसकी पुष्टि करें कि हाँ ये सत्य है, और अगर गलत है तो भी एक उदाहरण के द्वारा उसको बताइए कि ये गलत है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो दिया गया कंडीशन है वो क्या है। तो दिया गया कंडीशन है कि यदि a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 तब a क्रॉस b बराबर 0। तो ये सही बात है कि अगर a बराबर 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। अगर b बराबर 0 होगा तो a में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि a क्रॉस b बराबर 0 कब होगा? तो जब a बराबर 0 या b बराबर 0 है। दिया गया कंडीशन, तो दिया गया शर्त पहले लिख लेते हैं। दिया गया शर्त क्या है? दिया गया शर्त कि यदि a बराबर 0 या b बराबर 0 तो a क्रॉस b बराबर 0। यह शर्त हम लोग को समझ में आ गया है, शर्त सही है। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम, क्योंकि इसके विलोम के बारे में ये हम लोगों से पूछ रहा है, इसका विलोम बताइए कि सत्य है या असत्य। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0। इसका विलोम क्या होगा कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इसका विलोम है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0। तो यह असत्य है। कैसे असत्य है? तो एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें a क्रॉस b बराबर 0 हो लेकिन a बराबर 0 ना हो और b बराबर 0 ना हो। अगर हम लोग एक ऐसे उदाहरण लेकर के इसको हम लोग प्रूव कर दें कि a क्रॉस b बराबर 0 तो है लेकिन a बराबर 0 या b बराबर 0 नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यह जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो असत्य है। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं। माना वेक्टर a बराबर i प्लस जे प्लस के और एक दूसरा सदिश लीजिए वेक्टर b, और ये वेक्टर b आप ऐसा सदिश लीजिए जो a के समानांतर है, a के पैरेलल है। तो a के पैरेलल वेक्टर अगर आप लेंगे तो दो सदिश जो है वो समानांतर कब होता है? जब एक सदिश दूसरे का अदिश गुणन होता है। तो वेक्टर b हमको ऐसा लेना होगा जो वेक्टर a के अदिश गुणन के बराबर है। इसका मतलब कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर b आ जाएगा, और वेक्टर b कैसा होगा? वेक्टर a के समानांतर होगा। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2k। कोई स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उससे जितना वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर होगा। तो यहाँ a और b हम लोग कैसा वेक्टर ले लिए? a और b ऐसा वेक्टर ले लिए जो एक दूसरे के समानांतर है। लेकिन a 0 नहीं है, देखिए तो यहाँ a 0 है नहीं है, b 0 है नहीं है, लेकिन इस केस में जब आप a क्रॉस b निकालिएगा तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k, a का कोफिशिएंट लिखे 1 1 1, b का कोफिशिएंट लिखे 2 2 2। तो अब a क्रॉस b का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका a क्रॉस b इज इक्वल टू i। यहाँ देखिए i जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस j। j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 और माइनस 2,
तो ये भी आपका हो गया 2 माइनस 2 प्लस के। अब के जिस रो जिस कॉलम है उसको भूल जाते हैं, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। ये 2 माइनस 2 0 आ गया और ये 2 माइनस 2 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए उस एग्जाम्पल में क्या आ गया, उस एग्जाम्पल में a क्रॉस b का वैल्यू तो 0 आ गया, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं है और b का वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका विलोम क्या कहता है कि अगर a क्रॉस b बराबर 0 होगा तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि a क्रॉस b बराबर 0 तो है, लेकिन a 0 नहीं है और b 0 नहीं है। इसका मतलब कि ये जो विलोम जो लिखा हुआ है ये असत्य है, ये गलत हो गया। इसको नोट करिए। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। इस उदाहरण में a क्रॉस b बराबर 0 है, परंतु a नॉट इक्वल टू 0 है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि अगर वो आपसे ये पूछे कि कुछ और एग्जांपल आप बताइए, तो आप कोई भी दो समानांतर सदिश अगर ले लेंगे तो वो दोनों समानांतर सदिश का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन a 0 नहीं और b 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ वेक्टर a तथा वेक्टर b समांतर सदिश है। तो कोई भी दो समांतर सदिश अगर आप ले लेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा, लेकिन a 0 नहीं होगा और b 0 नहीं होगा। तो आप और भी एग्जांपल खुद से भी आप सेट कर सकते हैं। दो समांतर सदिश कैसे लेंगे, तो वेक्टर a बराबर आप कुछ भी ले लीजिएगा जो आपको समझ में आए, i माइनस 2j प्लस 3k, 2i माइनस 4j प्लस 5k, जो आपको समझ में आए वो वेक्टर a ले लीजिए। और वेक्टर b को क्या करिए कि वेक्टर a में कोई संख्या से गुना करके ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि a बराबर आप कुछ लिए हैं तो वेक्टर b बराबर 2a ले लीजिए, 3a ले लीजिए, माइनस 2a ले लीजिए, और वैसे करने से वेक्टर b जो आएगा तो दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि यदि मॉड a इज इक्वल टू 3, मॉड b इज इक्वल टू √2/3, तब a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है यदि a तथा b के बीच का कोण है। सवाल पहले क्या कह रहा है कि अगर मॉड a बराबर 3 और मॉड b बराबर √2/3 होगा तो a क्रॉस b एक मात्रक सदिश इकाई सदिश होगा यदि a और b के बीच का कोण है। मतलब a क्रॉस b इकाई सदिश कब होगा, अगर a क्रॉस b एक इकाई सदिश होगा तो a और b के बीच का कोण कौन होगा। सवाल यही है कि अगर a क्रॉस b एक इकाई सदिश होगा तो a और b के बीच का कोण बताइए इनमें से कौन है। तो a क्रॉस b इकाई सदिश कब होगा, जब मॉड a क्रॉस b बराबर क्या होगा, 1 होगा। मॉड a क्रॉस b का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा, और ये इज इक्वल टू 1। मॉड a का वैल्यू दिया हुआ है 3, मॉड b का वैल्यू दिया हुआ है √2/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। अब आप ये बताइए कि अगर साइन थीटा बराबर 1/√2 होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मतलब अगर थीटा बराबर π/4 होगा तो a क्रॉस b जो है वो एक इकाई सदिश होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, थीटा इज इक्वल टू π/4। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक आयत के शीर्ष -i प्लस j/2 प्लस 4k, i प्लस j/2 प्लस 4k,
i माइनस जे बाई टू प्लस 4k तथा माइनस आई माइनस जे बाई टू प्लस 4k है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब आयत के शीर्ष का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो आयत भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या परिभाषा होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा का लेंथ लंबाई बराबर हो और समानांतर भी हो। तो आयत का भी आमने सामने का भुजा जो है उसका लंबाई बराबर होता है और ये समानांतर भी होता है। इसका मतलब कि आयत भी एक तरह का समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो आयत के लिए भी लागू होगा। तो इसका शीर्ष दिया हुआ है, मान लेते हैं b है माइनस आई प्लस जे बाई टू प्लस 4k, c है i प्लस जे बाई टू प्लस 4k, d है i माइनस जे बाई टू प्लस 4k और a है माइनस आई माइनस जे बाई टू प्लस 4k। तो ये आपका आयत का शीर्ष का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है और हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b, जहाँ a क्या है तो वेक्टर BC के अलोंग जो सदिश है उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं और वेक्टर CD के अलोंग जो सदिश है उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोगों को a और b मिल जाए तो a क्रॉस b निकाल करके उसका मॉड निकाल देंगे तो वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वेक्टर a बराबर क्या होता है? वेक्टर a बराबर होता है BC। BC मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C लिखिए I प्लस जे बाई टू प्लस 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस I प्लस जे बाई टू प्लस 4k। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वेक्टर a इज इक्वल टू आ जाएगा, ये i है और ये माइनस और माइनस प्लस i, तो i प्लस i ये हो जाएगा 2i और j बाई टू और माइनस j बाई टू, j बाई टू माइनस j बाई टू कैंसिल, 4k और माइनस 4k ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2i। अब आप ये बताइए कि वेक्टर b बराबर क्या होगा? तो वेक्टर b बराबर होगा CD। तो वेक्टर b बराबर CD मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ d माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। तो यहां से हम लोग वेक्टर b निकाल लेंगे, इसको नोट करिए। चलिए तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ d। तो d का पोजीशन वेक्टर कितना है? i माइनस जे बाई टू प्लस 4k और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। तो c है आपका i प्लस जे बाई टू प्लस 4k। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वेक्टर b इज इक्वल टू i माइनस आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस जे बाई टू और माइनस जे बाई टू, माइनस जे बाई टू को अगर जोड़िएगा तो माइनस 2j बाई टू मतलब माइनस j हो जाएगा और 4k माइनस 4k ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आ गया माइनस j। तो वेक्टर a बराबर आ गया 2i और वेक्टर b बराबर आ गया माइनस j। तो अब a क्रॉस b निकाल लेते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मॉड a क्रॉस b। तो मॉड a क्रॉस b के लिए हम लोगों को a क्रॉस b चाहिए। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k, पहले a का गुणांक लिखेंगे। तो वेक्टर a बराबर है 2i मतलब i का गुणांक है 2 और j नहीं है मतलब j का गुणांक 0 और k का गुणांक 0। इसके बाद b है तो वेक्टर b बराबर है माइनस j मतलब i का गुणांक 0, j का गुणांक माइनस 1 और k का गुणांक 0। इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a क्रॉस b इज इक्वल टू i को जो करते हैं छोड़ेंगे और इसको हम लोग जो इस रो में जिस रो में ये है उसको खत्म कर देंगे। तो ये 0 माइनस 0 माइनस j। अब j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस k। तो k जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 0। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो a क्रॉस b बराबर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस 2k। तो जब मॉड a क्रॉस b निकालेंगे तो ये हो जाएगा √0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर
0 का स्क्वायर 0 प्लस j का गुणांक 0 है 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √4 का वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड a क्रॉस b का वैल्यू कितना आ गया 2। तो एरिया बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर मॉड a क्रॉस b, और मॉड a क्रॉस b का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 10.4 में जो भी डाउट बच्चों ने पूछा था वो सारा डाउट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का थ्योरी हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।